तो आज हमारे पास है मुंशी प्रेमचंद का कह सकते हैं महाकाव्य गोदान। बिल्कुल। और हम कोई मतलब पूरी किताब का सार नहीं बताने वाले हैं, नहीं नहीं। बल्कि इसके जो शुरुआती कुछ हिस्से हैं ना, हम उनकी एक तरह से चीर फाड़ करेंगे। हाँ, और इन्हीं हिस्सों से ये समझना है कि कैसे एक गाय की कहानी, एक मामूली सी कहानी, हाँ, एक मामूली सी कहानी उस वक्त के पूरे समाज का, उसकी सोच का और उसके अंदर जो गहरे विरोधाभास थे, उनका एक एक्सरे बन जाती है। बिल्कुल। इन शुरुआती हिस्सों में मुझे लगता है पूरी कहानी की आत्मा तय हो जाती है। सही बात है। हम देखते हैं कि होरी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, एक गाय पालने की, बस एक गाय, वो सिर्फ एक इच्छा नहीं रह जाती, वो उसके सम्मान, उसके संघर्ष और उसके वजूद से जुड़ जाती है। और यहीं से प्रेमचंद उस विशाल कैनवस पर रंग भरना शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे होरी के उस सपने में ही गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है होरी और उसकी पत्नी धनिया की एक बहुत ही आम सी बातचीत से। होरी जमींदार राय साहब से मिलने जा रहा है, पर उसका दिमाग कहीं और है। उसके मन में बस एक ही धुन है, गाय। गाय। पर एक बात मुझे हमेशा से खटकती है, वो इतना गरीब है, उसके बच्चे को दूध नहीं मिल रहा, फिर भी वो एक पछाई गाय का ही सपना क्यों देख रहा है, जो यकीनन महंगी होगी। ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और ये भोलापन नहीं है, ये एक किसान की गहरी समझ है। अच्छा। वो जानता है कि देसी गायें दूध के मामले में उसका गुजारा नहीं कर पाएंगी। पछाई गाय उसके लिए सिर्फ दूध का जरिया नहीं है, वो एक तरह का निवेश है। निवेश। हाँ, वो सोचता है गोबर दूध को तरसता है, गाय से ही द्वार की शोभा है। शोभा, ये शब्द बहुत जरूरी है। मतलब ये एक स्टेटस सिंबल भी है। बिल्कुल। वो सिर्फ पेट नहीं भरना चाहता, वो समाज में अपनी एक पहचान, एक इज्जत भी चाहता है। ये उसकी गरीबी से बाहर निकलने की एक सोची समझी मासूम कोशिश है। और इसी कोशिश में वो भोला ग्वाले से मिलता है। अब यहाँ जो होता है वो मुझे हैरान कर देता है। हाँ, होरी का चरित्र यहाँ खुलता है। एक ही आदमी एक ही पल में इतना चालाक और अगले ही पल इतना उदार कैसे हो सकता है? वो भोला को उसकी दूसरी शादी का लालच देकर, बातों के जाल में फंसाकर गाय उधार में लेने की पूरी तैयारी कर लेता है। हाँ, वो भोला की दुखती रग पर हाथ रखता है। उसे पता है कि भोला अकेला है। बिल्कुल। कहता है मर्द साठे पर पाठे होते हैं और बिन घरनी घर भूत का डेरा। वो भोला के अकेलेपन को कुरेदता है, उसके अहंकार को सहलाता है, और भोला पिघल जाता है। और होरी के लिए ये कोई पाप नहीं है। नहीं है। उसकी दुनिया में किसी से अपना काम निकालने के लिए थोड़ी बहुत चालाकी करना स्वार्थ सिद्धि है, धोखा नहीं। ये उसकी नैतिकता का प्रैक्टिकल पहलू है। लेकिन फिर कहानी एकदम पलट जाती है। जैसे ही भोला बताता है कि वो गाय भूसे की कमी की वजह से बेच रहा है, होरी का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हाँ, वो कहता है भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। ये क्या था? उसकी सारी चालाकी कहाँ चली गई? और यही प्रेमचंद का जीनियस है। वो दिखाते हैं कि गरीबी में नैतिकता कोई सीधी रेखा नहीं होती। होरी की नैतिकता सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि जरूरत और इंसानियत के बीच लगातार झूलती रहती है। अच्छा। भोला से छल करना उसकी जरूरत है, पर संकट में पड़े भोला की मदद करना उसकी इंसानियत। हाँ। जैसे ही उसे पता चलता है कि भोला मजबूरी में है, उसका किसान मन जाग जाता है। वो एक मजबूर आदमी का फायदा उठाने को पाप समझता है। तो सिस्टम ने उसे चालाक बना दिया है। बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर का इंसान अभी मरा नहीं है। तो होरी अपनी छोटी सी दुनिया में नैतिकता और स्वार्थ के बीच जूझ रहा है, लेकिन जैसे ही वो जमींदार राय साहब की दुनिया में कदम रखता है, उसे पाखंड का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता है। एक विशाल रूप। सेमरी गांव का माहौल ही कुछ और है। बिल्कुल। एक तरफ होरी है जिसे चंद रुपयों के लगान और शगुन की फिक्र खाए जा रही है, और दूसरी तरफ राय साहब हैं जो जेठ के दशहरे पर होने वाले धनुष यज्ञ पर 20,000 रुपए 20,000 रुपए फूकने की तैयारी कर रहे हैं। ये दो भारत हैं जो एक ही जमीन पर एक साथ मौजूद हैं, लेकिन एक दूसरे से मीलों दूर। और फिर राय साहब का वो मशहूर भाषण आता है। हाँ। वो होरी को जमीन पर बिठाकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं। कहते हैं हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े। हाँ, और कहते हैं कि हम लोग भी परिस्थितियों के गुलाम हैं, और लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। सुनने में तो लगता है कि कितने ज्ञानी और सहृदय व्यक्ति हैं। वो बातें ऐसी करते हैं मानो वो कोई समाजवादी चिंतक हो। वो कहते हैं कि संपत्ति और सहृदयता में वैर है, यानी अमीर आदमी दयालु नहीं हो सकता। अपनी लाचारी का एक दार्शनिक विश्लेषण करते हैं वो। और होरी बेचारा हामी भरता रहता है। जी करता रहता है। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा आसान नहीं होगा कि राय साहब सिर्फ पाखंडी हैं?
क्या वो सच में उस सिस्टम के गुलाम नहीं है जैसा वो खुद दावा करते हैं? ये एक बहुत जरूरी न्यूआंस है। हाँ, एक स्तर पर वो भी गुलाम है। वो सामंती ढांचे में फंसे हैं जहां उन्हें अपना ठाट बाट बनाए रखना है, हुक्कामों की जी हुजूरी करनी है। सही बात है। लेकिन प्रेमचंद इस स्तर की धज्जियां उड़ा देते हैं ठीक अगले ही पल। हाँ। जैसी राय साहब का भाषण खत्म होता है, एक चपरासी आकर खबर देता है कि बेगारों ने बिना खाना खाए काम करने से मना कर दिया है। और राय साहब का सारा ज्ञान, सारी सहानुभूति हवा हो जाती है। तुरंत वो तुरंत गर्म होकर कहते हैं, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। एक पल में दार्शनिक से शून्य की सत्ता को चुनौती मिलती है। उनका असली शोषक वर्ग चरित्र सामने आ जाता है। वो परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि खुद परिस्थितियां बनाने वाले मालिक बन जाते हैं। हाँ, तो वो सिस्टम के शिकार कम और उस सिस्टम के सबसे बड़े रखवाले ज्यादा हैं। बिल्कुल सही। और इसी सिस्टम पर, इसी पाखंड पर सवाल उठाता है होरी का बेटा गोबर। हाँ, जब होरी घर लौटता है तो बाप बेटे में जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। गोबर का पहला सवाल ही बहुत तीखा है। क्या ये तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी के खिलाफ विद्रोह है। विद्रोह। होरी की पीढ़ी के लिए ये खुशामद नहीं, जिंदा रहने की रणनीति है। उसका तर्क सीधा है, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है, उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। उन्होंने इस व्यवस्था को एक सच्चाई मानकर स्वीकार कर लिया है। हाँ। लेकिन गोबर इसे मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल नहीं। वो कहता है भगवान सबको बराबर बनाते हैं, यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वो गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। ये तो सीधा सीधा क्लास स्ट्रगल की बात कर रहा है। बिल्कुल। और जब होरी पुरानी पीढ़ी की तरह धर्म और भाग्य का सहारा लेता है, हाँ, वो कहता है कि अमीरों को संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। तो गोबर इस पूरे विचार को ही खारिज कर देता है। वो कहता है ये सब मन को समझाने की बातें हैं, पाप का धन कभी फलता फूलता नहीं, इसीलिए उसे दान धर्म में लगाकर पचाते हैं। कमाल की बात है। ऐसा लगता है जैसे होरी दुनिया को वैसे देख रहा है जैसी वो है, और गोबर उसे वैसे देख रहा है जैसी उसे होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक बाप बेटे का झगड़ा नहीं है, ये दो अलग अलग विश्व दृष्टियों का टकराव है। होरी की दुनिया भाग्य, कर्म और ईश्वर पर टिकी है। गोबर की दुनिया में अन्याय है, शोषण है और इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था है। वो उस धार्मिक तर्क को नहीं मानता जो गरीबी को सही ठहराता है। बिल्कुल नहीं। वो असमानता के सामाजिक और आर्थिक कारणों को समझने लगा है। यहीं से बदलाव की आहट सुनाई देती है। और फिर वो दिन आता है जब गाय घर आती है। हाँ, गोबर उसे लेकर घर पहुंचता है। वो सीन ऐसा लगता है मानो घर में कोई देवी आ गई हो। होरी का खुशी से झूमना, धनिया की आंखों में शक और बच्चों का उल्लास, सब कुछ एक साथ। वो एक अद्भुत क्षण है। होरी के जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार हो गया है। वो श्रद्धा से गाय के गले से लिपट जाता है। और धनिया? धनिया, जो हमेशा प्रैक्टिकल रहती है, वो भी दौड़कर एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर नजर से बचाने के लिए उसके गले में बांध देती है। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी खुशी का पल है। लेकिन ये खुशी अपने साथ एक डर भी लेकर आती है ना? हाँ, हमेशा। होरी और धनिया में इस बात पर बहस होती है कि गाय को कहाँ बांधा जाए। होरी चाहता है कि गाय दरवाजे पर बंधे ताकि पूरा गांव उसका गौरव देखे, और धनिया उसे नजर लगने के डर से आंगन के अंदर रखना चाहती है। ये कितना दुखद है कि वो अपनी खुशी को खुलकर मना भी नहीं सकते। क्योंकि गरीबी में खुशी एक सार्वजनिक चीज नहीं हो सकती, वो एक निजी डर बन जाती है। धनिया का डर निराधार नहीं है। वो जानती है कि एक गरीब के घर आई समृद्धि दूसरों की आंखों में ईर्ष्या बन के चुभती है। और ये सच भी साबित होता है। पूरा गांव गाय देखने आता है, लेकिन होरी के सगे भाई हीरा और शोभा नहीं आते। हीरा तो शोभा से साफ साफ कहता है भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। उसे शक है कि होरी ने बंटवारे में पैसे छिपाए थे और उन्हीं से ये गाय खरीदी है। सोचिए, गरीबी रिश्तों को किस हद तक खोखला कर देती है। जहां पूरा गांव दिखावे की बधाई देने आ रहा है, वहीं सगे भाई जलन में जल रहे हैं। वो गाय जो परिवार के लिए खुशी लेकर आई थी, वही परिवार में विभाजन का कारण बन जाती है। इस सारे तनाव और जलन के बीच एक बिल्कुल नई और ताजी हवा के झोंके की तरह एक और कहानी शुरू होती है। गोबर और जूनिया का प्यार। और जूनिया का जो किरदार है वो तो उस दौर के हिसाब से क्रांतिकारी लगता है। बिल्कुल। जूनिया उस समय की गांव की दबी सहमी भूली भाली औरत की छवि को तोड़ देती है। वो भोला की विधवा बेकी है, शहर में काम कर चुकी है, दुनिया देख चुकी है। हाँ। वो गोबर से जो बातें करती है वो प्रेम और बराबरी की एक नई परिभाषा गढ़ती हैं।
मुझे उसकी एक बात याद है, वो गोबर से कहती है, सरबस तो तभी पाओगे जब अपना सरबस दोगे। बिल्कुल। मतलब वो सिर्फ मीठी बातें और दिखावा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण समर्पण चाहती है। वो शहर के रसियापन दिखाने वाले मर्दों के बारे में उसे बताती है। उसमें कमाल का आत्मविश्वास है। और वो स्त्री पुरुष संबंधों पर बहुत गहरी टिप्पणी करती है। जब गोबर कहता है कि वो किसी दूसरी औरत को नहीं देखेगा, तो वो जवाब देती है, क्या? जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। ये तो बराबरी की बात है। बिल्कुल। वो कह रही है कि वफादारी एक तरफा नहीं हो सकती। ये उस दौर की ग्रामीण विधवा के मुंह से सुनना। प्रेमचंद यहाँ भविष्य का समाज लिख रहे थे। तो ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है। होरी और धनिया का रिश्ता जहां पूरी तरह से जिम्मेदारियों और संघर्ष पर टिका है, वहीं गोबर और झुनिया का रिश्ता व्यक्तिगत पसंद, विचारों की बराबरी और एक दूसरे को समझने पर आधारित है। ये बहुत बड़ा फर्क है। मतलब पीढ़ी का फर्क। हाँ, होरी की पीढ़ी के लिए शादी एक सामाजिक और आर्थिक समझौता था। गोबर और झुनिया के लिए ये एक व्यक्तिगत चुनाव है। उनका रिश्ता उस पुरानी दमनकारी व्यवस्था को एक चुनौती है। जहां होरी की पीढ़ी शोषण और भाग्य के चक्र में फंसी है, वहीं गोबर और झुनिया की कहानी एक नए, ज्यादा आजाद और बराबरी वाले समाज की उम्मीद जगाती है। तो कुल मिलाकर इन शुरुआती अंशों में ही प्रेमचंद ने एक पूरा जाल बुन दिया है। हाँ, एक गाय का सपना, एक किसान के जीवन के हर पहलू को, उसके परिवार, समाज, नैतिकता, पीढ़ी के टकराव और यहाँ तक कि प्यार की बदलती परिभाषा को भी हमारे सामने लाकर रख देता है। यही प्रेमचंद की महानता है। वो किसी बड़े फलसफे से शुरू नहीं करते। वो एक बहुत ही साधारण मानवीय इच्छा को पकड़ते हैं, एक गाय की इच्छा, और उसी एक धागे को खींचते हुए वो पूरे समाज की संरचना, उसके अंदर के खोखलेपन, शोषक और शोषित के जटिल रिश्ते और बदलते वक्त की आहट, सब कुछ उधेड़ कर रख देते हैं। गोदान सिर्फ एक किसान की त्रासदी नहीं है। नहीं, ये उस पूरे युग के भारत का महाकाव्य है। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। होरी ने गाय पाकर जिस सम्मान और सुख की कल्पना की थी, क्या वो गाय उसे वो दे पाई, या उस एक सपने की कीमत चुकाने में उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई? क्या एक अकेली गाय उस बेरहम व्यवस्था को बदल सकती है जिसने होरी जैसे करोड़ों किसानों को अपनी जकड़ में रखा हुआ है? नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से की गहराई में उतरेंगे। जी। और ये हिस्सा हमें एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग-अलग हिंदुस्तान दिखाता है। हाँ, एक तरफ है जमींदार राय साहब की एक भव्य दावत, जहां शहर के पढ़े लिखे अमीर लोग सिद्धांतों पर घंटों बहस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है होरी नाम के एक गरीब किसान का गांव, जहां सिद्धांत नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद है। तो हमारे पास उपन्यास का एक काफी लंबा अंश है जो राय साहब के यहाँ हो रहे धनुष यज्ञ उत्सव से शुरू होता है। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद इन दो समानांतर दुनियाओं के टकराव से उस वक्त के समाज का, मतलब एक तरह का एक्सरे कैसे करते हैं। किरदारों की बातों और उनके कामों के बीच की उस गहरी खाई को नापेंगे। हाँ, जैसे शायद पाखंड कहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे राय साहब की उस महफिल में चलते हैं। जेठ का महीना है, गर्म शाम, बिजली के पंखे चल रहे हैं, फूलों की महक है, और यहाँ हमारी मुलाकात होती है शहर के कुछ, क्या कहते हैं, नामी गिरामी लोगों से। जैसे बिजली अखबार के संपादक पंडित ओंकार नाथ, वकील से बीमा एजेंट बने श्याम बिहारी तंखा, और यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मिस्टर बी मेहता। और आते ही मतलब महफिल में एक वैचारिक चिंगारी सी भड़क उठती है। हाँ, क्योंकि प्रोफेसर मेहता जो खुद एक दार्शनिक हैं, वो राय साहब पर सीधा निशाना साधते हैं। वो कहते हैं कि राय साहब, आप बातें तो कम्युनिस्टों जैसी करते हैं, किसानों का भला चाहते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी वो तो राजा महाराजाओं जैसी है। ये दोहरापन क्यों? उनका तर्क बहुत तीखा है। बहुत तीखा। वो कहते हैं, अगर आप सच में किसानों का भला चाहते हैं तो शुरुआत खुद से क्यों नहीं करते? ये तो एकदम सीधा हमला है। इस पर राय साहब क्या जवाब देते हैं? मतलब वो अपना बचाव कर पाते हैं? वो बचाव करते हैं, लेकिन बड़े दिलचस्प तरीके से। वो अपनी विवशता का हवाला देते हैं। विवशता? हाँ, वो मानते हैं कि ये जमींदारी व्यवस्था गलत है, किसी को दूसरे की मेहनत पर ऐश करने का हक नहीं है। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इसी व्यवस्था में पैदा हुआ हूँ, इसी में पला बड़ा हूँ, विचारों से तो मैं समाजवादी हो गया हूँ।
पर आदतों से नहीं। हाँ, आदतों और स्वार्थ के जाल से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो एक बहुत अच्छी उपमा देते हैं। कहते हैं, मैं उस गरीब मजदूर की तरह हूँ जो गाड़ी के नीचे आ गया है और चीख रहा है पर हिल नहीं सकता। तो वो अपनी लाचारी का इजहार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं सिस्टम का कैदी हूँ। पर क्या ये एक ईमानदार स्वीकारोक्ति है या फिर अपने ऐशो आराम को बनाए रखने का एक बढ़िया बहाना? प्रेमचंद यही सवाल हमारे लिए छोड़ देते हैं ना। राय साहब उस पढ़े लिखे उदारवादी वर्ग का प्रतीक हैं जो बदलाव तो चाहता है, लेकिन उस बदलाव की कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन बहस तब और भी गहरा जाती है जब प्रोफेसर मेहता एक ऐसी बात कहते हैं जो वहां मौजूद सबको मतलब एकदम चौंका देती है। हाँ, वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि समाज में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और रहने भी चाहिए। ये सुनकर तो सामाजिक विचारों वाले संपादक ओंकारनाथ भड़क ही गए होंगे। जाहिर है। बिल्कुल। मेहता तर्क देते हैं कि आप दौलत तो बराबर बांट सकते हैं, लेकिन क्या आप बुद्धि, काबिलियत और ताकत को बराबर बांट सकते हैं? नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि बुद्धि हमेशा राज करेगी। उनके मुताबिक समाजवाद का असली आदर्श बराबरी नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि बुद्धिमान और ताकतवर लोग अपने ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल स्वार्थ के लिए ना करें। सही बात, बल्कि समाज की सेवा के लिए करें। ये एक बहुत ही अलग और प्रोवोकेटिंग आइडिया है उस समय के लिए। और इसी बौद्धिक बहस के बीच महफिल का पूरा माहौल बदल जाता है। हाँ, कुछ नए मेहमान आते हैं और ऐसा लगता है जैसे स्टेज पर कोई नया एक्ट शुरू हो गया हो। हाँ, एंट्री होती है मिस्टर खन्ना की, जो बैंक मैनेजर और शुगर मिल के मालिक हैं, उनकी पत्नी कामिनी की, और सबसे अहम मिस मालती की। मिस मालती, जो इंग्लैंड से पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं, आजाद ख्याल, तेज तर्रार और हाजिर जवाब। प्रेमचंद उन्हें नवयुग की साक्षात प्रतिमा कहते हैं। तो मिस मालती के आते ही महफिल का पूरा डायनामिक बदल जाता है। वो सिर्फ एक नया किरदार नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वो एक कैटलिस्ट है, एक ऐसी शक्ति जो सबकी असलियत बाहर ले आएगी। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, कैटलिस्ट। प्रेमचंद ने मालती को एक बाहरी शक्ति के तौर पर इस्तेमाल किया है जो इस महफिल के अंदर के पाखंड को एक एक करके उजागर करती हैं। वो एक आईना है। हाँ, एक आईना जिसमें हर किरदार को अपनी असलियत दिख जाती है। वो आते ही दार्शनिकों पर चुटकी लेती हैं, मेहता से कहती हैं कि फिलोसोफर तो मुर्दा दिल होते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। और वो सबसे पहले निशाना बनाती है संपादक ओंकारनाथ को। हाँ, एक तरफ ओंकारनाथ मिसेस खन्ना को साहित्य सेवा और त्याग पर लेक्चर दे रहे होते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहित्यकार दौलत और शोहरत का भूखा नहीं होता। हाँ, लेकिन तभी मालती उन्हें पकड़ लेती हैं। वो क्या पूछती हैं उनसे? वो पूछती हैं, पंडित जी, अगर आप इतने ही सिद्धांतवादी हैं तो अपने राष्ट्रवादी अखबार बिजली में विदेशी सामानों के विज्ञापन क्यों छापते हैं? ओहो, अपने मुनाफे के लिए देश का पैसा बाहर भेजने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती? इस सीधे सवाल से ओंकारनाथ की हवा निकल जाती। तो मालती यहाँ सिर्फ मजाक नहीं कर रही हैं, वो एक पूरा मनोवैज्ञानिक खेल रच रही हैं। बिल्कुल। वो उनके सबसे कमजोर नस यानी उनके पाखंड पर चोट करते हैं, और इसके बाद तो वो जो करती हैं वो इस महफिल का सबसे यादगार हिस्सा बन जाता है। हाँ, दावत में शराब का दौर चलता है, लेकिन ओंकारनाथ खुद को पक्का वैष्णव बताकर अलग बैठे रहते हैं। बस मालती को एक खेल मिल जाता है। और वो शर्त लगा लेते हैं कि वो ओंकारनाथ को शराब पिलाकर रहेंगी। महफिल के दूसरे लोग जैसे मिर्जा खुर्शीद इस तमाशे पर 1000 रुपए का दांव लगा देते हैं। तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं रहा, ये ओंकारनाथ के सिद्धांतों की एक पब्लिक परीक्षा बन गई। सही कहा। पर मालती ये करती कैसे हैं? वो उन्हें जबरदस्ती तो नहीं करती होंगी? नहीं, वो बहुत चालाक हैं। वो ओंकारनाथ की सबसे बड़ी कमजोरी का इस्तेमाल करती हैं, उनका अहंकार, उनकी मान सम्मान की भूख। अच्छा। वो एक देहात सुधार संघ बनाने का प्रस्ताव रखती हैं और ऐलान कर देती हैं कि इसके सभापति पंडित ओंकारनाथ होंगे। वो उन्हें सपनों के घोड़े पर सवार कर देती हैं। बिल्कुल, हजारों ग्राहक, काउंसिल का चुनाव, देश का नेतृत्व। तो वो उन्हें शराब का नहीं बल्कि ताकत और सम्मान का नशा करा रही हैं। ठीक यही। ओंकारनाथ, जिन्हें शायद जीवन में कभी इतनी इज्जत नहीं मिली, इस सम्मान के नशे में डूब जाते हैं। और फिर मालती कहती हैं कि इस संघ में कोई भेदभाव नहीं होगा, हम सब एक है। और फिर वो आखिरी चाल चलती हैं। शराब का ग्लास। हाँ, शराब का ग्लास उनकी तरफ बढ़ाकर कहती हैं, एक औरत के हाथ से जाम लेने से इनकार करना पूरी नारी जाति का अपमान है। एक पल रुकते हैं यहाँ। ये सिर्फ एक व्यक्ति का गिरना नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांतों का, धर्म का, उस पूरी वैचारिक शुद्धता का पतन है जिसका वो ढोंग कर रहे थे। हाँ, और प्रेमचंद दिखाते हैं कि ये पतन कितनी आसानी से होता है।
ओंकारनाथ के मन में आता है कि ऐसी खूबसूरत महिला के हाथ से तो जहर भी पीना मंजूर है, और वो एक ही सांस में ग्लास खाली कर देते। एक के बाद दूसरा ग्लास। और फिर बिजली के यशस्वी संपादक नशे में जमीन पर पड़े बड़बड़ा रहे होते हैं, हम किसी के बाप का नौकर नहीं है। ये उस दौर के बौद्धिक वर्ग पर एक बहुत ही तीखा व्यंग्य है। बहुत तीखा। प्रेमचंद कह रहे हैं कि जो लोग राष्ट्र और संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक होने का दावा करते हैं, वो अक्सर व्यक्तिगत मान सम्मान के सबसे ज्यादा भूखे होते हैं। लेकिन ड्रामा यही खत्म नहीं होता। नहीं, अभी तो और भी है। इसके बाद किरदारों की बहादुरी की परीक्षा होती है, और ये भी एक तरह का नाटक ही है। बिल्कुल। अचानक एक बंदूकधारी अफगानी पठान महफिल में घुस आता है और सबको बंधक बना लेता है। वो राय साहब पर लूट का इल्जाम लगाता है और बदला लेने की धमकी देता है। और इस बनावटी संकट के सामने सबकी असलियत खुल जाती है। बैंक मैनेजर खन्ना और वकील तंखा की हवाइयां उड़ जाती हैं। राय साहब की ठकुराई धरी रह जाती है। मुझे ये पठान वाला नाटक बहुत दिलचस्प लगा। मेहता ने एक झटके में सबकी पोल खोल दी। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नाटकीय नहीं लगता? लगता है, और शायद यही प्रेमचंद का मकसद था। वो दिखाना चाहते थे कि शहरी समाज का साहस भी एक नाटक ही है। उसे परखने के लिए एक नाटक ही करना पड़ा। सही बात है। देखिए, उस बनावटी खतरे के सामने सब ढह गए। मिस मालती उन्हें ललकारती हैं। हाँ, वो कहती है 20 मर्दों के होते हुए एक पठान मेरी बेइज्जती कर रहा है और आप लोगों का खून नहीं खौलता। लेकिन कोई हिलता तक नहीं, सिवाय एक असली इंसान के, होरी के। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा कटाक्ष है। जब पठान मालती को जबरदस्ती ले जाने लगता है तो राय साहब के कहने पर होरी, जो एक मामूली किसान है, बिना एक पल सोचे उस पठान पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। और जब वो उसकी दाढ़ी खींचता है तो वो हाथ में आ जाती है। और पता चलता है कि वो पठान तो भेष बदले हुए प्रोफेसर मेहता थे। तो मेहता इन भले आदमियों की जवामर्दी की परीक्षा ले रहे थे। और इस परीक्षा में शहर के सब पढ़े लिखे अमीर लोग फेल हो गए और एक अनपढ़ किसान पास हो गया। हाँ, और फिर अगले दिन ये लोग शिकार खेलने जाते हैं, जो बहादुरी का एक और खेल है। वहां भी यही होता है। वो ये होता है, शुगर मिल के मालिक मिस्टर खन्ना, जो गरीब किसानों का खून चूसते हैं, एक तेंदुए को देखकर डर के मारे राय साहब को वापस लौटने पे मजबूर कर देते हैं। उनकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। तो इन सारे शहरी किस्सों से एक बात तो साफ है, यहाँ बातें बड़ी बड़ी हैं, सिद्धांत ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन जब इम्तिहान की घड़ी आती है तो सब खोखले साबित होते हैं। बिल्कुल। और जहाँ शहर के ये अमीर लोग जानवरों का शिकार करके अपनी बहादुरी का खेल खेल रहे थे, वहीं असल जिंदगी का शिकार तो होरी हो रहा था। अपने ही गांव में, अपनी ही किस्मत के हाथों। अब कहानी उस दुनिया में लौटती है। होरी के घर गाय आई है, जो उसकी जिंदगी भर की तपस्या का फल है। घर में एक खुशी का माहौल है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं टिकती। जैसे ही बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं और किसान अपने हल लेकर खेतों की ओर भागते हैं, राय साहब का कारिंदा लगान वसूलने आ जाता है। वो होरी को खेत जोतने से रोक देता है। ये वही राय साहब है। हाँ, ये वही राय साहब हैं जो कल रात अपनी महफिल में किसानों के अधिकारों पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे। ये वो पाखंड है जिसका अब असर सीधा होरी की जिंदगी पे पड़ रहा है। पहले ये सिर्फ एक बहस थी, अब ये होरी के परिवार के भूखे मरने का सवाल है। हाँ, और इस संकट से निकलने के लिए होरी को अपनी जान से प्यारी गाय, अपनी लक्ष्मी को बेचने का फैसला करना पड़ता है। लेकिन वो आखिरी पल में टूट जाता है। वो नहीं बेच पाता। वो सूद पर पैसे उठाने का फैसला करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात गाय को कोई जहर दे देता है और होरी का शक जाता है अपने ही सगे भाई हीरा पर। उसने हीरा को गाय के पास से भागते हुए देखा था। ये एक ऐसा सच है जो उसे अंदर से तोड़कर रख देता है। सोचिए उस आदमी की हालत, जिस गाय के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसे उसी के भाई ने ईर्ष्या में मार डाला। ये सिर्फ एक जानवर की मौत नहीं है। नहीं, ये होरी के सपने की, उसकी आस्था की और उसके परिवार की एकता की मौत है। और कहानी एक भयानक मोड़ पे आके रुक जाती है। होरी ये राज अपनी पत्नी धनिया को बताता है, और धनिया का गुस्सा वो 7वें आसमान पर है। वो कसम खाती है कि सुबह होते ही पुलिस बुलाएगी और हीरा को जेल भिजवाएगी। अब होरी एक ऐसे धर्म संकट में फंस गया है जिसकी कल्पना भी शहर के वो लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक तरफ भाई का घिनौना अपराध है, न्याय का तकाजा है कि उसे सजा मिले, और दूसरी तरफ अगर पुलिस गांव में आ गई तो उसके अपने ही खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा। भाई को बचाए या न्याय का साथ दे। तो होरी का संकट राय साहब की विवशता से बिल्कुल अलग है। हाँ, बहुत अलग। राय साहब की विवशता अपनी दौलत ना छोड़ पाने की है,
जबकि होरी का संकट अपने भाई और परिवार को बचाने का है। यहाँ नैतिकता कोई किताबी बहस नहीं है। बिल्कुल नहीं। राय साहब की महफिल में नैतिकता एक बौद्धिक खेल है जिस पर लोग आराम से बहस कर सकते हैं। लेकिन होरी के लिए नैतिकता एक ऐसा फैसला है जो या तो उसके भाई को जेल भेजेगा या उसके जमीर पर हमेशा का बोझ बन जाएगा। प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि असली नैतिक संघर्ष कहाँ होता है। भव्य महफिलों में नहीं, बल्कि गांव की कीचड़ सनी जमीन पर, जहां हर फैसले की एक भारी कीमत होती है। प्रेमचंद यहाँ शायद यही सवाल उठा रहे हैं कि असली नैतिकता कहाँ बसती है। उन पढ़े लिखे लोगों में जो सिद्धांतों पर घंटों बोल सकते हैं लेकिन व्यवहार में कायर और खोखले हैं, या उस अनपढ़ किसान में जो सिद्धांतों की बातें तो नहीं करता लेकिन भाईचारे और परिवार की मर्यादा बचाने के लिए खुद को आग में झोंकने को तैयार है। और यही एक विचार हम आज श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहेंगे। प्रेमचंद ने लगभग 100 साल पहले लिखा था, लेकिन क्या आज हमें अपने आसपास ये दो दुनियाएं नहीं दिखती? दिखती हैं। वो लोग जो सोशल मीडिया पर, मंचों पर न्याय और नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वो लोग जो चुपचाप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में असली नैतिक संकटों से जूझते हैं। सोचिएगा जरूर कि असली होरी और असली राय साहब आज कहाँ हैं।